स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पीछे हमारे एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगे वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये टॉपिक पहले भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपकी अच्छी खासी इनसे हेल्प हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है वाटरमैन। और अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जो कहाँ से संबंध रखते हैं? राजस्थान से। जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है वो बाबा आमटे ने चलाया था। जो बाबा आमटे हैं वो कहाँ से हैं? एमपी से। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो वाटरमैन यानी जो वाटर वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में गिवन है, जो मृदा प्रदूषण है वो आपके सिलेबस में गिवन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसान मित्र। किसान मित्र किसको कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर जो बिश्नोई आंदोलन है, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक और भी मैंने इसके अंदर लिया है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और ये वीडियो सिर्फ जो ईवीएस के जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है सिर्फ उसके लिए ही नहीं, सीईटी मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सभी लोग जो भी और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो तैयारी करते हैं, उनके साथ आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन किसने शुरू किया था? जाम्भोजी द्वारा शुरू किया गया था। 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। सिर्फ फैक्चुअल बातें करेंगे, आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या हुआ था कि 1730 के अंदर फ्रेंड जो राजा अजीत सिंह थे उन्होंने पेड़ों को काटने के आदेश दे दिए थे। तो उन पेड़ों को बचाने के लिए ही बिश्नोई आंदोलन चलाया गया था, जिसमें जो अहम भूमिका है वो अमृता देवी बिश्नोई ने निभाई थी। इसके अंदर जो वृक्ष हैं वो मेनली कौन से वृक्ष काटे जा रहे थे? जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं वो काटे जा रहे थे। और लगभग 363 लोगों की इसके अंदर जान गई थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन। जो चिपको आंदोलन है वो भी कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। चामोली जिला जो अब कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है। कब शुरू हुआ था? 1973 में। और जो इस चिपको आंदोलन से जुड़े दो नाम हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी आंदोलन भी 1973 में चलाया गया था। अब आपको पता होना चाहिए जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पर है? केरल में है। तो ये क्यों चलाया गया था फ्रेंड्स? जो कुंतीपुछ नदी है उसके ऊपर कुदैरमुख जल परियोजना थी, उसके ऊपर कुछ विवाद चल रहा था, कुछ उसके ऊपर कुछ मुद्दा था, तो इसलिए जो साइलेंट घाटी आंदोलन है वो चलाया गया था। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइलेंट वैली को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1985 में दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है जंगल बचाओ आंदोलन। तो फ्रेंड, जंगल बचाओ जो आंदोलन है वो 1980 में चलाया गया, 1980 में चलाया गया। सिंहभूम क्षेत्र जिसके अंदर क्या आता है? बिहार एंड उड़ीसा का पार्ट आता है, जो अब कहाँ पर है? झारखंड में है। तो वहाँ से जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके अंदर जो साल के वृक्ष थे उनको काट कर जो सागौन के जो वृक्ष होते हैं उनको लगाने की बात की गई थी। ऐसा सरकार चाहती थी, जबकि जो वहाँ के जो लोकल जो स्थानीय लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपिको आंदोलन। जो एपिपिको आंदोलन है वो चिपको आंदोलन की तरह ही है, 1983 में चलाया गया। ये जो चिपको आंदोलन था उसी को दक्षिण भारत में अपिपिको आंदोलन बोलते हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ और इसके अंदर जो अहम भूमिका है वो किसने निभाई थी? पांडुराम हेगड़े ने। जो एपिको आंदोलन है उसके अंदर अहम भूमिका पांडुरंग हेगड़े ने निभाई थी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाता है नर्मदो बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो 1989 में शुरू हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो अहम भूमिका है वो मेधा पाटेकर ने निभाई है। अरुंधति राव, बाबा आमटे, अनिल पटेल, ये भी किससे रिलेटेड है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इनकी अगर आप लोग, अब नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं क्योंकि 3-4 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, और जो सीईटी मेंस वाले हैं वो तो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो इस वीडियो को 2 बार सुन जाना, आपकी चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी, आप ऑप्शन से फिगर आउट कर पाओगे। जो मैती आंदोलन है वो 1994 में शुरू किया गया, उत्तराखंड से शुरू किया गया था। इसके अंदर जो अहम भूमिका है वो कौन थे? अहम भूमिका में कल्याण सिंह रावत थे। ये लड़की शादी के दिन वृक्षारोपण, जिस लड़की की शादी होगी वो एक वृक्ष लगाएगी, ठीक है।
पश्चिमी घाट आंदोलन, जो पश्चिमी घाट आंदोलन है वो महाराष्ट्र में चलाया गया था। जंगल बचाओ मानव बचाओ, इसका उद्देश्य क्या था? जंगल बचाओ मानव बचाओ। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जो राष्ट्रीय वन्य जीव, अब कुछ बोर्ड आते हैं उनके बारे में देखिएगा, आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो NBWL है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है। कब बना था? 2003 में बना था। और जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री स्वयं उसके अध्यक्ष होते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, NEERI, जो NEERI है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसकी फुल फॉर्म है? NEERI की। कब बना था ये? 1958 में बना था। कहाँ बना था? नागपुर के अंदर बना था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान, वो जो राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान है ये कहाँ पे है? देहरादून में है। 1982 में बना था। भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। 1979 में बना था। फ्रेंड, जो वन है वो हमारी किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, पर्यावरण सम्मेलन। तो जो नेशनल पार्क वगैरह पढ़ने से पहले हमें जो कुछ मेन जो पर्यावरण सम्मेलन है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1971 की। 1971 के अंदर आप लोगों को पता होगा वेटलैंड कंजर्वेशन, जो आर्द्र भूमि है उनको बचाने के लिए जो ईरान है उसके रामसर शहर में एक सम्मेलन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जो रामसर जो साइट्स हैं, अभी रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 75। पीछे जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को कि रामसर साइट से आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 1979 में वेटलैंड कंजर्वेशन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। 5 जून 1972 को, जो 1972 के अंदर क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन के अंदर है। क्यों हुआ था फ्रेंड्स? ये जो इसका जो उद्देश्य था मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बन से बचाना था, ठीक है। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किस सम्मेलन के दौरान हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। अब आपको पता होना चाहिए जो UNEP है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। और इसी उसके अंदर बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 5 जून से क्या बनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो 5 जून से पर्यावरण दिवस भी आपको याद रखना है। भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर, यानी भारत इसके अंदर कब इंक्लूड हुआ है? 13 जनवरी 2006 को इंक्लूड हुआ है। भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर, स्टॉकहोम सम्मेलन के ऊपर हस्ताक्षर कब किए हैं? 13 जून 2006 को। अब आ जाता है 1974, और 1974 में हेलसिंकी सम्मेलन हुआ, जो कहाँ हुआ? फिनलैंड के अंदर हुआ, याद रखेंगे। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में फिनलैंड में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? जो समुद्री पर्यावरण है उसकी रक्षा करना। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण को रक्षा करना है। स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए ये क्या रहा? असफल सम्मेलन रहा। और 1975 के अंदर दोबारा से सम्मेलन हुआ लंदन में। 1975 में लंदन में सम्मेलन हुआ, जिसका उद्देश्य समुद्री कचरे का निपटारा करना था। ओके, याद रखेंगे। अब आ जाता है 1985। 1985 में वीना सम्मेलन हुआ, याद रखना। वीना सम्मेलन कब हुआ? 1985 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो किसके लिए है? ओजोन परत संरक्षण के लिए। ओजोन परत संरक्षण के लिए वीना में सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में। लेकिन ये लागू कब से हुआ? 1988 में। लागू कब से हुआ? 1988 में। इसी बीच में फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सितंबर 1987। इसका उद्देश्य क्या है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण किया जाए। जो ओजोन परत है, हम पीछे हमारी EVS की क्लासेज में हमने पढ़ा था कि जो ओजोन की परत है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है CFC, नाइट्रस ऑक्साइड से। तो उसके अंदर क्या होने लग रहा है? एक छेद होने लग रहा है। तो उस छेद को रोकने के लिए उसके क्या करेंगे हम? जो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं इन पदार्थों का जो उत्पादन करेंगे वो क्या करेंगे? कम से कम करें, ठीक है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाने लगा है? ओजोन दिवस। जिस दिन क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 1988 में जो 14वां G7 का जो G7 जो कंट्रीज हैं उनका 14वां सम्मेलन हुआ था टोरंटो कनाडा में। उसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आने वाली गैस CO2, देखिए जो
ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनसे रिलेटेड ही वो सम्मेलन भी था। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो 14वां G7 शिखर सम्मेलन है वो कब हुआ था, 1988 में हुआ था। कहाँ हुआ था, टोरंटो कनाडा में हुआ था, लेकिन वो असफल हो गया। नेक्स्ट आ जाता है 1992, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1992 में रियो सम्मेलन हुआ है जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो 3 से 14 जून 1992 को किया गया। इसके अंदर 182 देशों ने भाग लिया, जो कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था रियो सम्मेलन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, याद रखेंगे। 182 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का दस्तावेज तैयार करना। जो 21वीं सदी है, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसको क्या बोला जाता है, एजेंडा 21 बोला जाता है। और यहीं से पृथ्वी दिवस की भी शुरुआत हुई। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाने लगा, 22 अप्रैल को मनाया जाने लगा। और जो सतत विकास आयोग है उसकी स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई। सतत विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। तो इसके बाद आप लोग याद रखेंगे न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन क्यों हुआ, जो एजेंडा 21 जो निर्धारित तो कर लिया था लेकिन उसको प्रभावी नहीं बनाया गया था। न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में इसको एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए किया गया। 1997 में नैरोबी घोषणा पत्र आया। नैरोबी कहाँ है, केन्या में है। ये क्या कह रहा था, जो नैरोबी घोषणा पत्र था, ये कह रहा था कि अभी तक जो भी संधियाँ हुई हैं, जो भी सम्मेलन हुए हैं, उनको प्रभावी बनाओ, क्योंकि बहुत से साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, बिल्कुल भी उनके ऊपर रोक नहीं लगाई जा रही है। तो इसलिए नैरोबी घोषणा पत्र आया था। नेक्स्ट फ्रेंड, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 11 दिसंबर 1997। याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रही जलवायु परिवर्तन को रोकना इसका उद्देश्य था। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था फ्रेंड, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है उसको रोका जाए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम किया जाए। 1999 में सिएटल सम्मेलन हुआ, और सिएटल शहर कहाँ है, अमेरिका में है। इसका उद्देश्य क्या था, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना। जो विश्व व्यापार जो हो रहा है उसको पर्यावरण के दायरे में लेकर के आना है, वो पर्यावरण को कम प्रदूषित कर सके। नेक्स्ट आ जाता है कानकून सम्मेलन। कानकून सम्मेलन मैक्सिको में हुआ, 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 तक ये चला था। कानकून सम्मेलन मैक्सिको के अंदर UNFCCC जो UNFCCC COP16 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 194 देशों ने भाग लिया था। कानकून सम्मेलन में 194 देशों ने भाग लिया था। अब जो याद रखना है आपको, 2023 में जो COP28 हुई है वो कहाँ पे हुई है, दुबई में हुई है। इसका उद्देश्य क्या रहा, जो कानकून सम्मेलन था इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर एक नवीन संधि के लिए सर्वसम्मति कायम करना, जो कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी मात्रा को कम करना, वातावरण वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के तापमान से 20 डिग्री कम तक बनाए रखने पर सहमत होना। तो ये हमारा कानकून सम्मेलन था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सम्मेलन थे जो हम लोगों ने किए हैं। अब अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है, ठीक है। चैनल को आपके सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करना है, और अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या आ जाता है कि जो IUCN है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है IUCN। जो IUCN है उसकी स्थापना कब हुई, 1948 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। IUCN का हेडक्वार्टर याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। जो 1969 से इसने क्या स्टार्ट किया है, रेड डाटा लिस्ट स्टार्ट की है। और ये रेड डाटा लिस्ट हमें क्या बताती है कि जो भी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं उनके बारे में ये बताती है कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कौन सी विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आगे देखिए बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो बायोडाइवर्सिटी है दो शब्दों के मेल से बना है, बायोस प्लस डाइवर्सिटी, जैव प्लस विविधता, यानी डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल कलेक्शन कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। विभिन्न तरीके के पौधे और जंतुओं का जो कलेक्शन है वही क्या कहलाता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और अब आपको ये भी याद रखना है कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स, वर्षा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जैव विविधता ज़्यादा होती है। तो जैव विविधता शब्द है वो किसने दिया है, रोशेन ने दिया है। जैव विविधता शब्द किसने दिया है, रोशेन ने दिया है, याद रखेंगे। इंडिया के अंदर जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर क्या है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया के अंदर पश्चिमी घाट के अंदर पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर
हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेटलैंड्स पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे और कुछ एक्ट एंड लॉज जो हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है। अब फ्रेंड वेटलैंड जो होता है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि ही बोलते हैं ना वेटलैंड को। ठीक है। वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, नमी होती है, आर्द्रता होती है, तो जल का शुद्धिकरण क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। जो इसका जो सम्मेलन हुआ था वो हमने देखा था कि रामसर सिटी ऑफ ईरान के अंदर 1971 में क्या हुआ था, जो वेटलैंड कंजर्वेशन सम्मेलन है वो हुआ था, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए था। ठीक है। इसी 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो 2 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, ये भी याद रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पीछे एग्जाम में कि जो वेटलैंड साइट है वो अभी कितनी है। तो वेटलैंड साइट अभी वर्तमान में कितनी है फ्रेंड्स, 75 है। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में कि जो पहली वेटलैंड साइट है वो कौन सी थी, तो चिल्का झील थी। क्या याद रखेंगे, चिल्का झील पहली थी और केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी इसी साल बना दिया गया था, चिल्का झील के साथ साथ ही। ठीक है। जो इंटरनेशनल वेटलैंड डे है 2 फरवरी से, जो कब से मनाया जा रहा है, 1975 से 2 फरवरी को मनाया जा रहा है। 1 फरवरी 1982 को भारत इसका हिस्सा बना था। भारत ने इसके ऊपर साइन कब किए थे, 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को। ठीक है। तो चिल्का झील है, याद रखनी है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, कहाँ पे है, राजस्थान में है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट कहाँ है, तमिलनाडु में है, ये भी याद रखना है। कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में है, जो क्या है, लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट वेटलैंड साइट्स कौन सी है, कच्छ का रण। अगर लॉन्गेस्ट पूछता है तो वो कौन सी है, वेमनाड, केरल की। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लोकटक झील, कहाँ पे है, मणिपुर में है। उसके बाद जो सर्वाधिक आर्द्र, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ पे है, पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र बोलिविया के अंदर है। ठीक है। जो ओक्स बो लेक लार्जेस्ट जो गोपुर बोलते हैं झील है वो कहाँ पे है, बिहार में है, कौन सी, कंवर लेक। ठीक। केतम लेक आगरा के अंदर है, भोजताल एमपी में है, नल सरोवर गुजरात में है। ये सब क्या है, रामसर साइट्स हैं। ठीक है। हरियाणा के अंदर 2 रामसर साइट्स हैं, कौन कौन सी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास। सुल्तानपुर और भिंडावास आपको याद रखना है। दुनिया की पहली रामसर साइट्स कौन सी है, कोबोर्ग ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दुनिया की सबसे जो पहली रामसर साइट है वो कोबोर्ग ऑस्ट्रेलिया की है। और विश्व की सबसे बड़ी कहाँ है, रियो नाइजीरिया में, ब्राज़ील के अंदर है। सुंदरवन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको देख लीजिए। लार्जेस्ट कंजर्वेशन यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट कंजर्वेशन यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। जो सबसे बड़ी जो कंजर्वेशन यूनिट है इकोसिस्टम की वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंदर प्लांट भी और एनिमल भी दोनों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। याद रखेंगे कि जो मैब है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक्ट, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक्ट कब आया था, ये 1971 में आया था। मैब कब आया था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक्ट 1971 में। ठीक है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 हैं। और अंडर मैब कितने हैं, 11 हैं। अंडर मैब 11 हैं और टोटल कितने हैं, 18 हैं। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो याद रखना है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, 1986 में बना था। नीलगिरी तमिलनाडु 1986। नंदा देवी, अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, क्या पता यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोक्रोक मेघालय में, मानस असम, हुंदरवन पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कच्छ का रण गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और दिबांग अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व थे। अब आ जाता है नेशनल पार्क देख लीजिए। नेशनल पार्क, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट। याद रखना है, फर्स्ट नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है और जो किसके लिए फेमस है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क असम में है। कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है, कैबुल लामजाओ। कच्छ है वो गुजरात में है, खरकई ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार में कुछ 4-5 हैं, वो हैं
सैडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, झांसी रानी नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन और साउथ बटन आइसलैंड, ये सब कहाँ पड़ते हैं? अंडमान में। जो एमपी है उसके अंदर संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच है। उत्तराखंड के अंदर कारबेट, गंगोत्री, नंदा देवी और राजा जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को अभी करवाए हैं। ठीक है, कल एक वीडियो लेकर के आती हूँ जिसके अंदर ईवीएस के कुछ जो मुझे लगते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वर्क थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।